नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। मन की बात कार्यक्रम की 108वीं कड़ी होगी और इसका प्रसारण आकाशवाणी तथा दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर सुबह 11 बजे से किया जाएगा। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा अपने लखनऊ दौरे पर पार्टी नेताओं एवं कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुनेंगे। लखनऊ दौरे पर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा महिला हाफ मैराथन दौड़ और विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज असम के तेजपुर विश्वविद्यालय के 21वें दीक्षांत समारोह में भाग लेंगे। मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल के विभागों का हुआ बंटवारा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने पास गृह मंत्रालय रखा। उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा को वित्त विभाग मिला। मध्य प्रदेश में कैलाश विजयवर्गीय को नगरीय विकास एवं आवास मंत्री बनाया गया। पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल को मध्य प्रदेश कैबिनेट में पंचायत, ग्रामीण विकास और श्रम मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली है। मध्य प्रदेश में विभाग बंटवारे के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंत्रियों को बधाई देते हुए विश्वास जताया कि सभी निष्ठापूर्वक अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सूरत में वीर शहीदों के एक कार्यक्रम में कहा, सरकार चुनौतियों का सामना करने के लिए सशस्त्र बलों को नवीनतम हथियारों से लैस कर रही है। गृह मंत्री अमित शाह आज वृंदावन में साध्वी ऋतंबरा के षष्ठी पूर्ति महोत्सव में शामिल होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल गांधीनगर में राष्ट्रीय सहकारिता डेयरी परिसंघ के भवन की आधारशिला रखी। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि देश में सहकारिता क्षेत्र के विकास के लिए सहकारी समितियों में आपसी सहयोग आवश्यक है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अपनी पुस्तक वाई भारत मैटर्स की पहली प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेंट की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने टैक्समैन पब्लिकेशन के सीईओ श्री पीयूष कुमार को 3 नए आपराधिक कानूनों से संबंधित संदर्भ पुस्तकें रिकॉर्ड समय में प्रकाशित करने के लिए धन्यवाद दिया है। श्रीलंका में भारतीय मूल के तमिलों के 200 साल पूरे होने पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली के भाजपा मुख्यालय में एक डाक टिकट जारी किया। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि श्रीलंका में विस्थापित भारतीय मूल के तमिलों ने वर्षों तक संघर्ष किया, साथ ही उन्हें मानवीय गरिमा, स्वास्थ्य की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इसरो कल PSLV C58 एक्सपोसेट मिशन का प्रक्षेपण श्रीहरिकोटा से सुबह 9:10 पर करेगा। इसरो इस मिशन के जरिए ब्लैक होल और न्यूट्रॉन तारों का अध्ययन करेगा। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कल भारत सरकार के साल 2024 के कैलेंडर को लॉन्च किया। कैलेंडर की थीम हमारा संकल्प विकसित भारत है। कैलेंडर लॉन्च के मौके पर अनुराग ठाकुर ने कहा, पारदर्शिता और जवाबदेही मोदी सरकार का आदर्श है। राजस्थान में 22 मंत्रियों ने ली शपथ। 12 कैबिनेट मंत्री और 1 महिला समेत 10 राज्य मंत्री बनाए गए। किरोड़ी लाल मीणा ने मंत्री पद की शपथ लेने के बाद कहा, महिलाओं का मान सुरक्षित रखने के लिए काम करेंगे। राज्यवर्धन राठौड़ ने मंत्री पद की शपथ लेने के बाद कहा, हम आगे के 5 साल पूरी तरह से समर्पित होकर जनता के लिए काम करेंगे। राजस्थान कैबिनेट विस्तार पर राजस्थान भाजपा अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा, आज भाजपा के साथ हर वर्ग और युवाओं का मिश्रण है। कोलकाता में आरएसएस और पश्चिम बंगाल भाजपा की महत्वपूर्ण बैठक आज। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बंगाल की रणनीति पर चर्चा की उम्मीद। महाराष्ट्र में विधानसभा स्पीकर आज ले सकते हैं एनसीपी विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिकाओं पर फैसला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कटरा में दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाने पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने पहले की कांग्रेस सरकार पर प्रहार किया और पूछा
कि 1972 के बाद दूसरी रेलगाड़ी पहुंचने में कैसे लगे 40 से 45 साल। भगवान राम के ननिहाल छत्तीसगढ़ से अयोध्या धाम के लिए 300 मीट्रिक टन सुगंधित चावल भेजा गया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा, छत्तीसगढ़ से 300 टन चावल भेजना हमारे लिए सौभाग्य की बात। अयोध्या में इस चावल से भगवान श्री राम को लगेगा भोग। बिहार में भाजपा ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बड़ी बैठक का आयोजन किया। बैठक में आगामी कार्यक्रम, लोकसभा चुनाव समेत विभिन्न विषयों पर विस्तृत चर्चा हुई। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने किया दावा, जदयू में 2 गुट, ललन सिंह को हटाने की पटकथा 2 महीने पहले लिखी जा चुकी थी। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद ललन सिंह ने कहा, कुछ लोगों ने झूठा प्रचार कर मेरी छवि खराब की। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विभागों से कहा, 1 जनवरी से कोई डीजल पेट्रोल वाहन नहीं खरीदे। जनसेना के नेता पवन कल्याण ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आंध्र प्रदेश में आवास घोटाले की जांच का आदेश देने का आग्रह किया है। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने कहा, मुस्लिम कॉलोनियों के लिए धन आवंटित करने में कुछ भी गलत नहीं। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने प्रधानाचार्य और उप शिक्षा अधिकारी के 29 पदों को बहाल करने की मंजूरी दी। पंजाब सरकार ने निकारागुआ मानव तस्करी मामले की जांच के लिए एसआईटी बनाई। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने प्रजापालन आवेदन फॉर्मों की बिक्री को गंभीरता से लिया है। दिल्ली मेट्रो ने लगाया प्रतिबंध, आज रात 9 बजे के बाद राजीव चौक से बाहर नहीं निकल सकेंगे यात्री। झारखंड सीएम हेमंत सोरेन को ईडी के आखिरी समन पर भाजपा ने मुख्यमंत्री से जांच में सहयोग करने की दी सलाह। दिल्ली की अदालत ने वीवो इंडिया के 3 शीर्ष अधिकारियों की रिहाई की मंजूरी दी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में किया गया था गिरफ्तार। कांग्रेस नेता सुनील केदार की सजा पर रोक लगाने से नागपुर की अदालत का इनकार, जमानत याचिका खारिज। न्यूज क्लिक मामले में दिल्ली पुलिस ने मुंबई में गौतम नवलखा से पूछताछ की, 3 घंटे तक की गई पूछताछ। आगरा मेट्रो ने सुरंग का काम रिकॉर्ड 11 महीने में पूरा किया। पटना एम्स से सुदूर इलाकों में ड्रोन से जीवन रक्षक दवाएं पहुंचाने का ट्रायल सफल। महाराष्ट्र में छत्रपति संभाजीनगर में दस्ताने बनाने वाली फैक्ट्री में लगी आग, 6 लोगों की मौत। मौसम विभाग ने आने वाले 2 दिनों में उत्तर भारत में बहुत घने कोहरे की भविष्यवाणी की है। दिल्ली में कोहरे की चादर, खराब दृश्यता के कारण विमान और रेल सेवा बाधित। उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर में इस साल की अंतिम भस्म आरती हुई। और बुलेटिन में फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। मेरे पास ऑलमोस्ट सभी तरीके के कस्टमर्स आते हैं जो छोटा कारोबार करते हैं, दुकान वाले हैं, हाउसवाइफ्स हैं। तो वो लोग समझते हैं इस चीज़ को कि आज वो वर्किंग हैं, कल को जब वो वर्किंग नहीं रहेंगे तो उस कंडीशन पे उनका क्या होगा। तो इसीलिए रिटायरमेंट प्लान हमें पहले से ही लेना चाहिए कि हम अपने ओल्ड एज पर आकर उस रिटायरमेंट प्लान का फ़ायदा उठा सकें। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस ज़रूरी है। मोदी सरकार की गारंटी, किसानों को हर साल रुपए 6,000, 11 करोड़ 80 लाख किसानों को अब तक 2,60,000 करोड़ रुपए की सहायता। हमारा संकल्प विकसित भारत। और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए बाकी की खबरों को जान लेते हैं फटाफट अंदाज में। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार सुरक्षित जमा लॉकर के नए नियमों के तहत ग्राहकों को अपने बैंक के साथ नए समझौते पर हस्ताक्षर की अंतिम तारीख आज। म्यूचुअल फंड डीमैट अकाउंट में नॉमिनी जोड़ने की आखिरी तारीख आज।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, पीएसबी के प्रमुखों के साथ बैठक की और उनके वित्तीय प्रदर्शन की समीक्षा की। बैठक के दौरान साइबर सुरक्षा से संबंधित चिंताओं और वित्तीय क्षेत्र से जुड़े जोखिमों पर चर्चा हुई। निवेशकों को द्वितीयक बाजार में यूपीआई आधारित ब्लॉक मैकेनिज्म के लिए थोड़ा लंबा इंतजार करना पड़ सकता है, जबकि बाजार नियामक ने इसे प्रभावी बनाने के लिए 1 जनवरी 2024 की तारीख तय की है। निवेशक यूपीआई ब्लॉक सुविधा के लिए तभी पंजीकरण करा पाएंगे जब स्टॉक ब्रोकर ने भी यूपीआई ब्लॉक फैसिलिटी का विकल्प चुना होगा। यह सुविधा शुरुआत में सिर्फ इक्विटी कैश सेगमेंट ही उपलब्ध होगी। भारत के शेयर बाजार 2023 में सबको हैरत में डालते हुए चढ़े और कुल बाजार पंजीकरण एमकैप के मामले में नया रिकॉर्ड बनाए गए। बीएसई में सूचीबद्ध कंपनियों का कुल एमकैप 82 लाख करोड़ रुपए बढ़कर 364.3 लाख करोड़ रुपए हो गया। 2023 में सेंसेक्स 18.7% और निफ्टी 20% चढ़े। बीएसई का कुल बाजार पूंजीकरण 2016 में 106.2 लाख करोड़ रुपए था और 8 साल में यह 243% बढ़ गया है। सार्वजनिक क्षेत्र के एनएचएआई ने कोहरे में कम दृश्यता का मुकाबला करने के लिए सड़क सुरक्षा के कदम उठाए हैं। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने 1200 मेगावाट की कलई 2 जल विद्युत परियोजना के लिए भारतीय टेहरी जल विद्युत विकास निगम लिमिटेड के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। आगामी वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन 2024 के लिए अब तक 28 देशों और 14 संगठनों ने भागीदार बनने की पुष्टि की है। राज्य सरकार ने दी है ये जानकारी। भविष्य का प्रवेश द्वार, इस विषय पर आधारित वाइब्रेंट गुजरात समिट का 10वां संस्करण 10 से 12 जनवरी तक गांधीनगर में आयोजित किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विभिन्न जल विद्युत परियोजनाओं में वन संरक्षण अधिनियम और वन अधिकार अधिनियम मामलों में तेजी लाने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए हैं। रूस के बेलगोरोड में यूक्रेनी हमलों में एक बच्चे सहित 14 लोग मारे गए और 45 लोग घायल हो गए। यूक्रेन पर रूस के हवाई हमले में मरने वालों की संख्या बढ़कर 39 हो गई है। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने दी जानकारी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में रूसी और यूक्रेनी हमले और नागरिकों पर उनके प्रभाव का मुद्दा केंद्र में रहा। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा, कई माह तक जारी रहेगा युद्ध, हमास के साथ हिजबुल्लाह को भी सिखाएंगे सबक। गजा में इजरायल ने अपने ही सैनिकों पर किया हवाई हमला, एक की मौत, कई घायल। लाल सागर में जहाजों पर नहीं थम रहा हमला, कई देशों के युद्धपोत कर रहे गश्ती। अमेरिकी नौसेना ने यमन की हुती की तरफ से दागी गई 2 एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल को नष्ट किया। स्पेन में ग्रैंड कैनरिया द्वीप के पास फंसे दर्जनों प्रवासियों को रेस्क्यू करने में कामयाबी मिली और उन्हें ग्रैंड कैनरिया द्वीप में उगुइन बंदरगाह ले जाया गया। साथ ही 57 लोगों के समूह को बंदरगाह पर चिकित्सा देखभाल और लाल कंबल मिले। ब्रिटेन में बाढ़ से मचा हाहाकार, सुरंग में पानी भरने के बाद यूरोस्टार ने लंदन की सभी ट्रेनें की रद्द। न्यूयॉर्क शहर के मिडटाउन मैनहट्टन इलाके में स्थित टाइम्स स्क्वायर नए साल की पूर्व संध्या बॉल का परीक्षण किया गया। पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने 2024 के राष्ट्रीय चुनाव के लिए पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान का नामांकन खारिज किया। नए रक्षा मंत्री की नियुक्ति के बाद चीन का बड़ा फैसला, बिना कारण बताए 9 जनरलों को संसद से किया बर्खास्त। 3 वनडे मैचों की सीरीज के दूसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीम ने भारत को 3 रन से हरा दिया है। 259 रन के लक्ष्य के जवाब में भारतीय टीम 50 ओवर में 8 विकेट पर 255 रन ही बना सकी। ऑस्ट्रेलिया ने सीरीज में 2-0 की अजय बढ़त बना ली है।
ऋचा घोष ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए टीम को जीत के करीब पहुंचाया था। हालांकि वो दुर्भाग्यशाली रहीं और शतक से 4 रन से चूक गई। उन्होंने 96 रन की पारी खेली। इससे पहले टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी ऑस्ट्रेलिया ने 50 ओवर में 8 विकेट पर 258 रन बनाए। एलिसे पेरी और लिचफील्ड ने अर्धशतक लगाया। भारत की तरफ से दीप्ति शर्मा ने 5 विकेट लिए। दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज पेट के निचले हिस्से में दर्द के कारण कैपटाउन में 3 जनवरी से भारत के खिलाफ होने वाले दूसरे टेस्ट में नहीं खेल सकेंगे। क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका ने उनके विकल्प की घोषणा नहीं की है। दक्षिण अफ्रीका ने न्यूजीलैंड दौरे के लिए टेस्ट टीम का ऐलान कर दिया है। 7 नए खिलाड़ियों को 14 सदस्यीय टीम में शामिल किया गया है। अफ्रीका ने 27 साल के नील ब्रांड को कप्तान बनाया है। वह अब तक एक भी अंतर्राष्ट्रीय मैच नहीं खेल पाए हैं। पैरा एशियन गेम्स चैंपियन शीतल देवी ने विश्व तीरंदाजी पुरस्कार में साल की सर्वश्रेष्ठ महिला पैरा तीरंदाज का पुरस्कार जीता। वर्ल्ड तीरंदाजी ने इसकी घोषणा की। शीतल इसी के साथ वर्ल्ड तीरंदाजी अवार्ड जीतने वाली भारत की पहली खिलाड़ी बन गई हैं। अनुभवी गोलकीपर सविता पुनिया 13 से 19 जनवरी तक रांची में होने वाले ओलंपिक क्वालिफायर में भारत की 18 सदस्यीय महिला हॉकी टीम की कप्तान होंगी। टूर्नामेंट की शीर्ष 3 टीमें पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करेंगी। एचएस प्रणय और लक्ष्य सेन सहित भारत के शीर्ष बैडमिंटन खिलाड़ियों को अगले महीने होने वाले इंडिया ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट में मुश्किल ड्रॉ मिला है। प्रतियोगिता का आयोजन 16 से 21 जनवरी तक किया जाएगा। यू मुंबई ने शनिवार को प्रो कबड्डी लीग में निचले पायदान पर चल रही तेलुगु टाइटंस को 54-32 से हराकर लगातार चौथी जीत हासिल की। यह यू मुंबई की सत्र की सबसे बड़ी जीत है। इंग्लिश प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर सिटी ने एक बार फिर जीत की लय फिर से हासिल कर ली है। शनिवार को खेले गए मुकाबले में मैन सिटी ने शेफील्ड यूनाइटेड को 2-0 से हराने में सफलता पाई। इस जीत के साथ मैन सिटी लीग में तीसरे स्थान पर आ गई है। प्रीमियर लीग में चेल्सी ने ल्यूटन टाउन को रोमांचक मुकाबले में 3-2 से हराकर साल का अंत जीत के साथ किया। चेल्सी ने पहले हाफ में 2 और दूसरे हाफ में 1 गोल किया। चेल्सी अंक तालिका में 10वें स्थान पर बनी हुई है। ईपीएल के एक अन्य मुकाबले में नॉटिंघम फॉरेस्ट ने मैनचेस्टर यूनाइटेड पर 2-1 की रोमांचक जीत हासिल की। नॉटिंघम की तरफ से 82वें मिनट में गिब्स व्हाइट ने विजयी गोल किया। इस हार के बाद मैनचेस्टर यूनाइटेड लीग में 7वें स्थान पर बनी हुई है। एस्टन विला ने प्रीमियर लीग में बर्नले को 3-2 से हराने में सफलता पाई। विला की तरफ से डगलस लुइस ने 89वें मिनट में पेनल्टी कर गोल करके टीम को जीत दिलाई। इस जीत के साथ एस्टन विला की लीग में शीर्ष पर चल रहे लिवरपूल के बराबर 42 अंक हो गए। एक अन्य मुकाबले में क्रिस्टल पैलेस ने ब्रेंटफोर्ड को 3-1 से शिकस्त दी। ब्रेंटफोर्ड ने दूसरे मिनट में ही गोल करके बढ़त ले ली। हालांकि इसके बाद पैलेस ने पहले हाफ में 2 और दूसरे हाफ में 1 गोल करके मैच को अपने नाम कर लिया। मुख्य मिडफील्डरों की चोटों से जूझ रहे भारत ने एएफसी एशियाई कप के लिए 26 सदस्यीय फुटबॉल टीम की घोषणा कर दी है। इसमें सहल अब्दुल समद जगह बनाने में सफल रहे हैं। टीम का नेतृत्व अनुभवी स्ट्राइकर सुनील छेत्री करेंगे। सऊदी प्रो लीग में अल नस्र ने अल तावून को 4-1 से हराने में सफलता पाई। टीम के लिए क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अंतिम पलों में 1 गोल किया। ये रोनाल्डो को इस सत्र में 54वां गोल है। स्पेनिश क्लब रियल मैड्रिड के साल के अंतिम अभ्यास सत्र को देखने के लिए शनिवार को हजारों की संख्या में खेल प्रेमी स्टेडियम में पहुंचे। ला लीगा में रियल मैड्रिड गोल औसत के आधार पर जिरोना को पीछे छोड़कर शीर्ष पर बनी हुई है। इटालियन लीग में यूवेंटस ने एएस रोमा को 1-0 से शिकस्त दी। यूवेंटस की तरफ से दूसरे हाफ की शुरुआत में गोल हुआ। इस जीत के साथ यूवेंटस ने लीग में दूसरे स्थान पर अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। यूनाइटेड कप टेनिस टूर्नामेंट में नीदरलैंड्स ने जीत के साथ शुरुआत की है। नीदरलैंड्स ने पहले मैच में नॉर्वे को 2-1 से हराने में सफलता पाई। पहले 2 एकल के बाद मुकाबला 1-1 से बराबर रहने के चलते मिश्रित युगल में नीदरलैंड्स के नॉर्वे को हराकर मैच को अपने नाम किया।
यूनाइटेड कप के एक अन्य मुकाबले में जर्मनी को जीतने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी। जर्मनी ज्वेरेव के एकल और मिश्रित युगल में शानदार प्रदर्शन की बदौलत इटली को 2-1 से हराया। सालार और डंकी के कड़े मुकाबले के बीच भी एनिमल टिकी हुई है। एनिमल ने देश भर में 1.01 करोड़ का नेट कलेक्शन किया है। इसके साथ ही फिल्म ने रिलीज के 30 दिनों में डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस पर 542.88 करोड़ की नेट कमाई कर ली है। साल 2023 आलिया के लिए कई मायनों में खास रहा है। इस दौरान आलिया ने सोशल मीडिया पर 2023 की यादों का एक पिटारा समेटते हुए एक खास वीडियो साझा किया है। इस वीडियो में आलिया भट्ट की इस साल की शानदार तस्वीरें शामिल हैं। सालार की सफलता के साथ ही प्रभास ने एक नया रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। फिल्म को रिलीज हुए 9 दिन हो चुके हैं। इसके साथ ही सालार ने वर्ल्ड वाइड 550 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। वहीं भारत में फिल्म 300 करोड़ से ज्यादा की नेट कमाई कर चुकी है। हम्टी शर्मा की दुल्हनिया और बद्रीनाथ की दुल्हनिया की कामयाबी के बाद वरुण धवन फ्रेंचाइजी की तीसरी किश्त में दुल्हनिया 3 बनने के लिए तैयार है। शशांक खैतान निर्देशित फिल्म का इंतजार लंबे समय से किया जा रहा था। फिल्म दुल्हनिया 3 की शूटिंग 2024 के एंड में शुरू होने वाली है। ब्रिटिश अभिनेता टॉम विलिंगसन का 75 वर्ष की आयु में लंदन में निधन हो गया। ऑस्कर नामांकित अभिनेता माइकल क्लेटन, सेल्मा और द बेस्ट एक्सोटिक मैरीगोल्ड होटल जैसी फिल्में कर चुके हैं। और एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। दुनिया